हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सैंपल और सैंपल डिजाइन। सैंपल हमारा क्या है? सैंपल होता है जो हम सेंसस और पॉपुलेशन से जो एक सबसेट निकालते हैं उसको हम कहते हैं सैंपल। दैट इज हमारा सैंपल जो रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारा पॉपुलेशन का, रिप्रेजेंटेशन करता है हमारी पॉपुलेशन की, उसको हम कहते हैं सैंपल। सो स्टार्ट। सेंसस। सेंसस क्या होता है हमारा? कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड कहा जाता है इसे, कि इसमें हम पूरी पॉपुलेशन को इंक्लूड करते हैं। डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट। देन मेरिट्स क्या है इसकी? डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट। रिजल्ट्स आर मोर रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे रिजल्ट, रिलायबल होते हैं क्योंकि हम टोटल पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो दैट्स रिलायबल। एप्रोप्रिएट मेथड फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन द रेयर इवेंट्स। Then fourth is data of this method can be used as a basis for various surveys, कि बहुत सारे जो सर्वेज होते हैं उसमें ये डाटा यूज किया जा सकता है। देन डीमेरिट्स क्या है इसकी? इसमें एफर्ट्स बहुत लगते हैं, मनी बहुत लगती है, देन टाइम रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। देन सेकेंड है हमारा पॉपुलेशन इज इनफिनाइट। जब हमें मालूम ही नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन का साइज कितना है, देन इस मेथड को हम सूटेबल नहीं समझते। देन है हमारा सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट द पॉपुलेशन, के पॉपुलेशन को जानने के लिए हम उनसे कुछ इंडिविजुअल का डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उस बेसिस से हम जनरलाइजेशन करते हैं कि पॉपुलेशन हमारी कैसे रिएक्ट करती है, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हमारी। देन पार्ट ऑफ द यूनिवर्स is studied. Only a part of the universe is studied. Conclusions are drawn on the basis on that basis for the whole universe. के सैंपल के बेसिस पर हम पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, उसका रिजल्ट, उसके कंक्लूजन ड्रॉन करते हैं। देन प्रोसेस क्या है हमारी सैम्पलिंग की? सिलेक्टिंग द सैंपल। पहले हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, देन उस पर डेटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन, देन मेकिंग द इन्फ्रेंस अबाउट द, देन हम उस डाटा को एनालाइज करते हैं और पॉपुलेशन से रिलेटेड उसका रिजल्ट क्या है उसको डिटरमाइन करते हैं। देन सैम्पलिंग इज नॉट हैप्पीजार्ड प्रोसेस, इट इज अ डेफिनेट रूल प्रोसेस, के सैम्पलिंग में डेफिनेट रूल्स होते हैं। देन टू लॉज हैं हमारे सैम्पलिंग के ऑन विच द थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग बेस करती है। पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, दूसरा है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। देन लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या है हमारा? कि मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी थ्योरी से ड्राइव होता है। इसका क्या मीनिंग है? कि जो हम सैंपल ड्रॉन करते हैं वो रैंडम होना चाहिए। इट इज लाइकली टू पोजेस ऑलमोस्ट द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, को वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता होना चाहिए। जो हमारा सैंपल है वो रैंडम बेसिस पर हमारी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करे। देन है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। ये किस पर डिपेंड है? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी पर डिपेंड है। ये क्या स्टेट करता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, लार्ज द सैंपल साइज, कि जितना लार्ज होगा हमारा सैंपल साइज, मोर एक्यूरेट द रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी, कि उतने ही ज़्यादा हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट होंगे। सो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स यहाँ वर्क करता है। देन एसेंशियल्स ऑफ सैंपल, के सैंपल में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? पहला, वो रिप्रेजेंटेटिव करता हो पॉपुलेशन को, एडुकुएट हो हमारा सैंपल, इंडिपेंडेंट हो हमारा सैंपल, देन होमोजेनिटी हो सैंपल में। दैट्स द फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल। देन मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के टू मेथड्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मीन्स रैंडम सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मीन्स नॉन रैंडम सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारी क्या होती है? एवरी आइटम इन द यूनिवर्स हैव अ नोन चांस, कि उनके पास इक्वल और नोन चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं सैंपल में, कि हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस है कि वो सैंपल में सिलेक्ट किया जा सकता है। सिलेक्शन ऑफ द सैंपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टडी, कि अगर मैं कंडक्ट कर रही हूँ सैंपल को, तो मेरे जो व्यूज है, मेरे जो बिहेवियर है, मेरा जो इन्फ्लुएंस है वो सैंपल पर नहीं होना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए सैंपल में। दैट्स द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देन एडवांटेज क्या है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के? डिपेंड
डज नॉट डिपेंड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिटेल्स ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स के पूरे यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, सिर्फ सैंपल ही कलेक्ट करते हैं इसमें हम। एस्टिमेट्स हैव अनबाइज्ड एंड मेजरेबल प्रिसीजन होती है, अनबाइज्ड होते हैं, देन रिलेटिव एफिशिएंसी होती है। देन लिमिटेशंस क्या हैं हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के? हाई लेवल ऑफ स्किल एंड एक्सपीरियंस चाहिए कि आपको रैंडम सैंपल ड्रॉन करता है, आपको पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो आपको क्या आपके एक्सपीरियंस पर, आपकी स्किल पर डिपेंड करता है कि आपका जो रैंडम सैंपल है वो रिप्रेजेंट करे हमारी पॉपुलेशन को। लॉट्स ऑफ टाइम टू प्लान एंड एग्जीक्यूट, कॉस्ट इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज हायर देन द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं? बेसिकली 2 मेथड्स हैं, पहला है सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है रिस्ट्रिक्टिव रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें जिसमें 3 मेथड्स हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। पहला है हमारा सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, ईच एंड एवरी यूनिट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन। तो इसमें 2 मेथड्स आते हैं, लॉटरी मेथड और टेबल्स ऑफ रैंडम मेथड। देन इसकी मेरिट्स क्या हैं? नो पर्सनल बायस, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन एक्यूरेसी। डीमेरिट्स क्या है? रिकॉर्ड ऑफ होल पॉपुलेशन चाहिए हमें, फॉर रिलायबिलिटी सैंपल साइज मस्ट बी लार्ज, टाइम एंड कॉस्ट इंक्रीज होती है जैसे जैसे हमारा सैंपल लार्ज होगा। देन रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग में क्या आता है? ये भी रैंडम सैम्पलिंग का ही पार्ट है और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही पार्ट है। पहला आता है इसमें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या है कि हम पॉपुलेशन, ये हमारी पॉपुलेशन है, उसको हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, फिर इन ग्रुप्स में से रैंडम सैंपल ड्रॉ किया जाता है, इनमें से रैंडम सैंपल ड्रॉ किया जाता है, उसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है कि यूनिवर्स टू बी सैम्पल्ड एंड सब डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है विच इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अ सिंपल रैंडम सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्रुप्स, देन सैंपल ड्रॉ किया जाता है। मेरिट्स क्या है? मोर रिप्रेजेंटेटिव होगा, ग्रेटर एक्यूरेसी, ग्रेटर जोग्राफिकल कंसंट्रेशन होगी। देन लिमिटेशन क्या है? जो हम ग्रुप्स बना रहे हैं उसका हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए कि किस बेसिस पर बना रहे हैं। देन है हमारा स्किल्ड सैम्पलिंग सुपरवाइजर होना चाहिए। अगर हमारे जो सैंपल्स हैं वो दूर दूर हैं, कहीं और डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इससे कॉस्ट इंक्रीज होती है हमारी सैम्पलिंग की। देन है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है कि पहले हम, अगर हमारे पास समथिंग 100 कोई यूनिट्स हैं, तो हमने पहले 5 डिसाइड कर लिया, देन हम इक्वल इंटरवल पर चलेंगे, देन 10, 15th यूनिट, फिर 20th यूनिट हम लेंगे, देन 25th यूनिट लेंगे, ऐसे ऐसे हमारी सैंपल at random basis, then selecting the additional unit at equal spaced interval। कि पहले यूनिट हम रैंडम सेलेक्ट करते हैं, देन इक्वल इंटरवल पर यूनिट सेलेक्ट करते हैं। suitable when complete list is available, लिस्ट इज प्रिपेयर्ड अल्फाबेटिकली, जोग्राफिकली और न्यूमेरिकली हम लिस्ट को अरेंज करते हैं, देन उसमें से एक रैंडम यूनिट सेलेक्ट करते हैं, देन इक्वल इंटरवल पर सेलेक्ट करते जाते हैं। इसका एक फॉर्मूला है जो क्या है कि कौन सी यूनिट आप सिलेक्ट करोगे वो किस पर डिपेंड करता है कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है एंड आप सैंपल साइज कितना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी 2000 की पॉपुलेशन है और आप 200 का सैंपल साइज चाहते हैं, तो पहली यूनिट आपकी रैंडम यूनिट क्या होगी? 10th रैंडम यूनिट होगी, देन सेकंड आपकी यूनिट 20th, देन 30th, 40th, 50th, ऐसे आपकी यूनिट्स होंगी सैंपल में इंक्लूड करने के लिए। तो केथ क्या है हमारा? सैम्पलिंग इंटरवल और सैम्पलिंग रेशियो, द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन साइज टू द साइज ऑफ द सैंपल। पॉपुलेशन साइज का सैंपल साइज की रेशियो होती है, उसको हम के कहते हैं, दैट इज सैम्पलिंग इंटरवल और सैम्पलिंग रेशियो। मेरिट्स क्या है? सिंपल एंड कन्वीनियंट होगा, लेस रिप्रेजेंटेटिव इफ डीलिंग विद द, दैट्स द लिमिटेशन, विद द पॉपुलेशन हैविंग द हिडन प्रॉपर्टीज। अगर हमारी हिडन प्रॉपर्टीज हैं हमारे उसकी पॉपुलेशन की, तो ये लेस रिप्रेजेंटेटिव होगा। देन है हमारा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और द क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम स्टेप वाइज सैम्पलिंग करते हैं, कि पहले हम स्टेट्स की करते हैं, देन स्टेट्स में से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, देन डिस्ट्रिक्ट में से ब्लॉक्स सेलेक्ट करते हैं, देन ब्लॉक्स में से विलेजेस सेलेक्ट करते हैं, देन
ब्लेजेस में से जिसकी भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम चूज करते हैं। देन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या है हमारी, कि स्टेजेस काफी हैं सैम्पलिंग की। देन मेरिट्स क्या है इस सैम्पलिंग की, फ्लेक्सिबिलिटी है, दूसरा है सब डिवाइडेड एट सेकेंड स्टेज, ओनली दोज आर रेफर्ड विच आर चूजन एट द फर्स्ट स्टेज, के पूरी पॉपुलेशन का आपको डेटा नहीं चाहिए, पहले आपको एक डिस्ट्रिक्ट है आपके पास, आपने फिर उसमें से ब्लॉक्स डिसाइड कर ली, देन आप पर्टिकुलर ब्लॉक्स पर ही फोकस करोगे, अदर ब्लॉक्स को आप लेफ्ट आउट कर दोगे, तो इससे सैम्पलिंग ईजी हो जाती है। लिमिटेशन क्या है, लेस एक्यूरेट। देन आ गई हमारी नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग के हमारा जो सैंपल सिलेक्शन है विदाउट रैंडमाइजेशन होता है, कि ईच एंड एवरी यूनिट हैज नॉट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। इसमें कौन कौन से मेथड है हमारे, जजमेंट सैम्पलिंग, के जजमेंट मीन्स एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जजमेंट पर बेसिस करती है हमारी सैंपलिंग। अगर मुझे लगा कि इस बंदे को इंक्लूड करना है तो मैं इंक्लूड करूंगी, अगर नहीं लगा तो नहीं इंक्लूड करूंगी, दैट इज जजमेंट। मेरिट्स क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स आर इन द यूनिवर्स, अगर स्मॉल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स है तो ये राइट मेथड है। देन when we want to study the unknown traits of the population based on known traits, कि आपको कुछ लोगों के ट्रेड्स मालूम हैं और आप उनके बारे और जानना चाहते हैं, तो आप ये सैम्पलिंग अप्लाई कर सकते हो इस टेक्निक को टू सॉल्व द अर्जेंट प्रॉब्लम्स। लिमिटेशन क्या है, पर्सनल बायसनेस होती है क्योंकि जजमेंट होती है, नो वे टू एवेल्युएट दी रिलायबिलिटी नहीं होती। देन है हमारा कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग एंड हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में की थी, इक्वल टाइप है, इसमें पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, देन इसमें से जजमेंट के बेसिस पर हमारी सैम्पलिंग की जाती है। स्ट्रेटिफाइड में हमारा क्या था, स्ट्रेटिफाइड में हमारी ग्रुप्स डिवाइड हुए बट रैंडम सैंपल ड्रॉन करते थे हम, इसमें हम जजमेंट और कन्वीनियंस के बेसिस पर सैंपल ड्रॉन करेंगे, दैट्स द मेन डिफरेंस। सिलेक्टेड भी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कन्वीनियंस और जजमेंट। देन है हमारी कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है, इसको चंक मेथड भी कहते हैं। चंक, अ चंक मींस फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज इन्वेस्टिगेटेड ईदर बाय प्रोबेबिलिटी, नीदर बाय प्रोबेबिलिटी नॉर बाय जजमेंट बट बाय कन्वीनियंस, के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो मिला उससे हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, जो आपके नियर बाय है उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया, दैट्स द कन्वीनियंस सैम्पलिंग। मेरिट्स क्या है, पायलट सर्वे में ये यूज होती है कि स्मॉल टाउन का आपने कर लिया, आपके नियर बाय टाउन था उसका आपने पायलट सर्वे कर लिया अपनी क्वेश्चनर को चेक करने के लिए, दैट्स द कन्वीनियंस सैम्पलिंग। लिमिटेशन क्या है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, पर्सनल बायसनेस होती है। देन है हमारी स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या है कि आपको पता नहीं कि आपको किसका डेटा कलेक्ट करना है, बट आपको एक इंडिविजुअल का पता है कि उनसे तो मैंने डेटा कलेक्ट करना ही है, तो आप उनसे रेफरेंस लेते हैं कि आपके जैसे कोई और लोग हैं जिनसे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। मान लो उन्होंने 2 लोगों का बता दिया, देन आप 2 से डेटा लेकर देन उनसे पूछोगे कि आपके लिंक्स में और कोई लोग हैं, तो आप उनसे डेटा लोगे, तो ऐसे लिंक्स के थ्रू जो अब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट्स अ स्नोबॉल सैम्पलिंग। देन है हमारा इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है कि हम एवरेज ट्रेड्स जब देखते हैं किसी भी पॉपुलेशन का, कि एवरेज रिप्रेजेंटेशन क्या होगी हमारी पॉपुलेशन की, दैट्स द सेंट्रल टेंडेंसी। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज टू गेट वन सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर मास, के पूरे पॉपुलेशन का एक सिंगल वैल्यू हम निकालते हैं जो कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करेंगी, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल वैल्यू को सेंट्रल वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। स्टैटिस्टिक्स में एवरेज मींस क्या होता है, एवरेज इज अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब द होल फिगर्स, के एक फिगर से हम पूरी फिगर्स को डिफाइन करते हैं। देन एवरेज की कौन कौन सी टाइप्स हैं, अरिथमेटिक मीन में 2 आते हैं, सिंपल एंड वेटेड, देन मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है हमारा, कि हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, कि टोटल पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर देते हैं हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, कि टोटल का ऐड किया हमने, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड किए, उसको नंबर से डिवाइड कर दिया, वो होती है हमारी सिंपल अरिथमेटिक मीन।
इसके अलग अलग मेथड्स हैं। डिस्क्रीट में इसकी हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है तो हम एफ एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन कंटिन्यूस में हम जो हमारी इंटरवल्स होते हैं, क्लास इंटरवल्स होती हैं, उसका हम मीडियन वैल्यू निकालते हैं, उनकी मिड वैल्यूज, देन उसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एफ एम निकाल कर देन नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देते हैं। ओके, अगर आपके पास इनकरेक्ट वैल्यू है मीन की, तो आप करेक्ट कैसे कर सकते हैं उसको मीन के? आपके कुछ टर्म्स ऐसी थी जो आपने गलत ऐड कर दी, उसमें रॉन्ग टर्म्स ऐड कर दी, अब आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करोगे? जो आपका समेशन था उसमें आप ऐड कर दोगे जो हमारी करेक्ट वैल्यू थी, करेक्ट वैल्यू को ऐड करेंगे हम, माइनस क्या करेंगे हम? रॉन्ग वैल्यूज को, तो इससे हमारा जो सम है वो करेक्ट आ जाएगा। देन है ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज क्या होती है? हमारी दो सीरीज जिसकी लोअर लिमिट मिसिंग हो और लास्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट मिसिंग हो, तो इस लिमिट्स का हम एस्टिमेट लगाते हैं। एस्टिमेट आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, इसलिए ओपन एंड सीरीज में हम मीन को नहीं अप्लाई कर सकते। देन मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज क्या है मीन की? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज जीरो, कि आप जो डेविएशन लोगे मीन से वो हमेशा जीरो होती हैं। देन द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन, कि अगर आप स्क्वायर डेविएशन करोगे, डेविएशन का स्क्वायर करोगे, टोटल कर स्क्वायर करते आओगे, जीरो ना होके वो मिनिमम होगी। डेविएशन का जो सम होगा वो जीरो होगा, बट सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन का मिनिमम होगा। देन अरिथमेटिक, अगर हमारे पास मीन को हम रिप्लेस कर देंगे टर्म से, कि आपके पास 2 3 4 5, इसका मीन आ गया हमारे पास 3 6 एंड 10। 10 मीन आ गया हमारा, 4 टर्म्स थी तो आपका अराउंड 2.5 आया। अगर आप 2.5 2.5 2.5 2.5 इनको रिप्लेस कर दोगे तो भी आपका सम सेम ही रहेगा, दैट इज ऑलवेज 10। देन है हमारा इफ वी हैव अरिथमेटिक मीन एंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ 2 और मोर, आप कंबाइंड मीन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका क्या फॉर्मूला है? अगर आपके पास दो सीरीज है, उनका कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ वन एंड सम मीन ऑफ द वन प्लस नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सेकेंड एंड द मीन ऑफ द सेकेंड डिवाइडेड बाय n प्लस 2, n1 प्लस 2। तो इस मेथड से हम कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरिट्स क्या है मीन की? अंडरस्टैंड, easy to, simple to understand and easy to compute, affected by the each and every item, रिजिड मैथमेटिकल फॉर्मूला है, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हम इसे दे सकते हैं, मीन्स हम इसका कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं टू सीरीज का, दैट इज एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। रिलेटिवली रिलायबल, नॉट वेरी मच इन रिपीटेड सैम्पलिंग, रिलेटिवली रिलायबल है ये, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बैलेंसिंग ऑन द ईदर साइड ऑफ इट, नॉट बेस्ड ऑन द पोजिशन इन द सीरीज। लिमिटेशन क्या है? एक्सट्रीम वैल्यूज का इम्पैक्ट होता है, ओपन एंड क्लास में इसको हम कंप्यूट नहीं कर सकते। देन इसमें सिर्फ नॉर्मल अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है और द वेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन है तब ही हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देन वेटेड मीन में हम क्या करते हैं कि वेट्स देते हैं, एक्स को वेट से मल्टीप्लाई करके देन नंबर ऑफ टर्म से हम डिवाइड कर देते हैं, और सॉरी वेट से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा कि जो हमारे पास एक्स टर्म्स होंगी उसको समथिंग वेट देंगे हम, उसका हम वेट एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसका टोटल करेंगे और इसको टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे। देन नेक्स्ट है हमारा इसकी सम प्रॉपर्टीज। इफ द वेट्स आर इक्वल, कि अगर हम सभी टर्म्स को इक्वल वेट्स देंगे तो हमारा अरिथमेटिक मीन एंड वेटेड मीन इक्वल होगा। अगर हम स्मॉलर वेट्स देंगे हायर वैल्यूज को एंड ग्रेटर वेट्स देंगे स्मॉलर वैल्यूज को, तो हमारा अरिथमेटिक मीन ज्यादा होगा हमारे वेटेड मीन से। अगर हम ग्रेटर वेट्स देते हैं ग्रेटर वैल्यूज को और स्मॉलर वेट्स देते हैं स्मॉलर वैल्यूज को, तो हमारा जो अरिथमेटिक मीन वो होगा लेस देन दी वेटेड मीन।
यूजफुलनेस क्या है कि इंडेक्स हम जब कैलकुलेट करते हैं उसमें ये वेटेड जो हमारा अरिथमेटिक मीन है वो यूज होता है। देन आगे हमारी मीडियन। मीडियन क्या है? मिडल वैल्यू, इसको 50th परसेंटाइल भी कहा जाता है। ये हमारी वैल्यूज को टू हाफ्स में स्प्लिट करता है कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है इक्वली। इसको पोजिशनल एवरेज कहते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में ये कैसे कैलकुलेट होता है कि पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाते हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं उसमें हम टोटल करते हैं उनका n+1/2। इस ऑड केस में होगा। अगर हमारे पास इवन केस है, इवन मीन्स हमारे पास 8 वैल्यूज है +1/2, तो हमारे पास 9/2 इज 4/4.5 आ गया, तो इसकी मीडियन वैल्यू 4.5 है। बट हम 4.5 कैसे लेंगे? तो हम फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ वैल्यू की एवरेज, वो हमारा मीडियन होगा। डिस्क्रीट में CF से हम डिटरमाइन करेंगे। सो ये आप फॉर्मूलेज थोड़े से देख लेना। देन इसकी हम करते हैं मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज क्या है? द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द मीडियन, कि अगर हम मीडियन से डेविएशंस लेंगे आइटम्स का, इग्नोरिंग द साइन इज मिनिमम। मीन में क्या था? डेविएशंस 0 होती हैं और सम ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस मिनिमम होता है। इसमें क्या होता है कि सम ऑफ डेविएशन 0 नहीं होती, बट क्या होती है? मिनिमम होती है। कि डेविएशन लेंगे हम तो मिनिमम होगी। फॉर एग्जाम्पल इसका हमारा ये सीरीज है, इसका हमारा मीडियन है 8। ओके, इसका अगर हम डेविएशन लेंगे 8, इग्नोरिंग द साइन दैट इज 4, 8 - 6 2 0 2 4, तो ये 12 आ गया। अगर हम किसी और वैल्यू से इसका डेविएशन लें, फॉर एग्जाम्पल 7 से लें, तो 13 आएगा इसका सम। तो sum of the deviation of the items from the median is ignoring the sign is minimum. Merits क्या है? It is useful in case of open end classes. Mean open end classes में नहीं अप्लाई होगा, तो कौन सा अप्लाई होगा? मीडियन। पोजिशनल एवरेज है ये। देन एक्सट्रीम वैल्यूज का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। हेल्पफुल इन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्पफुल है। मीन हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होगा इफेक्टिव, बट ये हमारा स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में इफेक्टिव होता है। फॉर क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा में ये यूज हो सकता है। वैल्यूज ऑफ द मीडियन कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, ग्राफिकली भी हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। ग्राफिकली ओगिब से डिटरमाइन हो गए, तो ओगिब क्या बताता है? हमारा मीडियन बताता है। देन है हमारा लिमिटेशंस, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इसमें चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारा नॉट बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम, क्योंकि ये पोजिशनल एवरेज है। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं दे सकती, कंबाइंड मीडियन आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। वैल्यूज इज अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। एरेटिक इफ नंबर आइटम्स आर स्मॉल, स्मॉल में ये एरेटिक होता है। यूज क्या है? ओपन एंड क्लास इंटरवल में इसका यूज होता है। अदर पोजिशनल एवरेज कौन सी है हमारी? क्वार्टाइल डेविएशन 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। डेसाइल 10 पार्ट्स एंड परसेंटाइल्स 100 पार्ट्स में। तो मीडियन हमारा एक वैल्यू होती है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। 1 पॉइंट डिवाइड सीरीज इनटू 2 पार्ट्स, 3 पॉइंट्स डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। तो क्वार्टाइल्स कितने होते हैं? Q1 Q2 एंड Q3। डिसाइल्स कितने होते हैं? 9, सॉरी डी। परसेंटाइल्स कितने हो गए? 99। ओके, देन क्वार्टाइल को हम कैसे Q1 को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? Q1 इज डिटरमाइन, तो हमारा मीडियन क्या होता है? n+1/2, दैट इज द मीडियन। तो ये कैसे आया? क्योंकि ये 4 होते हैं, Q1 Q2 Q3, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। तो अगर हम लगाएं n+1/1/4, ये हो गया हमारा Q1। अगर हम लाएं Q2 2/4 n+1, that is 1/2, that is n+1/2, ये हो गया हमारा मीडियन। अगर हम लगाएं देन थर्ड क्वार्टाइल 3/4 n+1। ऐसे ही हमारा परसेंटाइल होगा। परसेंटाइल अगर हमने P7 कैलकुलेट करना है तो हमारा होगा P7, तो कितने पार्ट्स हैं टोटल? 10, n
+1, दैट इज P7। अगर हमने D9 कैलकुलेट करना है तो हमारा क्या होगा, 9 10 पार्ट्स में ये डिवाइड करता है, सॉरी ये 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है n+1। अगर आपको D5 निकालना है 5/10 n+1, दैट इज अ फॉर्मूला। मोड, देन आ गया हमारी मोड। मोड क्या है, मोस्ट फैशनेबल वैल्यू और द मोस्ट हाईएस्ट वैल्यू की कितनी फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी दैट इज द मोड। कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट हुई है वैल्यू, दैट इज हमारा मोड। मॉडल वैल्यू इज द वैल्यू इन विच सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर्स विद द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी called most typical or the fashionable value of distribution. The value of the variable at which a curve reaches a maximum is called mode। कि जब हमारी जिस पॉइंट पर हमारी कर्व मैक्सिमम होती है वहां पर हमारा मोड होता है। Then it is a value around which the items tend to be most heavily concentrated. Mean is failed in extreme value size। एक्सट्रीम केसेस में मीन फेल हो जाता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा मीडियन फेल हो जाता है, तो वहां पर हम क्या अप्लाई करते हैं, दैट इज द मोड। मोड इज सुटेबल इज अ सिंपल वैल्यू विच हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टू फाइंड। मोड इन इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हाईएस्ट टाइम रिपीट होगी दैट इज मोड वैल्यू। अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है तो हम ग्रुपिंग टेबल से डिटरमाइन कर सकते हैं, और कंटिन्यूस सीरीज है तो हम उसे CF से डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज द फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूस सीरीज। ओके, देन नोट देयर मे बी टू वैल्यूज विच अकर्स विद द इक्वल फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास दो ऐसी वैल्यूज हैं जो इक्वल फ्रीक्वेंसी पर आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 और 4 ऐसी वैल्यूज हैं, ये भी हमारी 5 बार रिपीट हो रही है, ये भी हमारी 5 बार रिपीट हो रही है, तो इसको बाय मॉडल कहते हैं, कि जिसमें दो मॉडल्स हों, दो मोड वैल्यूज हों। तो इस केस में हमारा जो मोड होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। मीडियन के स्पेलिंग्स, मीडियन कितने स्पेलिंग्स हैं, 1 2 3 4, कितने वर्ड्स सॉरी लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हैं, तो इसके लिए बड़ा होगा। देन मीन के 4 है, इसके लिए 2 छोटा है, इसमें कंफ्यूजन रहती है, तो 3 मीडियन -2 मीन होगा। मीडियन के जो हमारे लेटर्स हैं वो ज्यादा हैं, इसलिए 3 मीडियन -2 मीन। देन हिस्टोग्राम लोकेट दी मोड। ओगिव क्या करता है हमारा, ओगिव फॉर मीडियन एंड हिस्टोग्राम फॉर दी मोड। मेरिट्स क्या है, मोस्ट टिपिकल एंड रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी अकरिंग वैल्यू, not affected by the extreme values. Values can be determined in the open-end series without the adjustments used to describe the qualitative phenomena. Then value can be determined graphically, unlike mean. Limitations क्या है, cannot be determined in the Y model series, not applicable for the algebraic treatment. Combined mode हम नहीं determine कर सकते. Values are not based on each and every item. Unstable average है, its value is difficult to determine. Not a rigid formula है इसका, no rigid formula. Then deals with the quantitative data. Its disadvantage is more than the good features. Use क्या है इसका, mode is desired when to find the most typically value of distribution, कि जो highest times आ रही है उस पर हम modes calculate करेंगे when the highly skewed distribution as it provides most concentrated value. Then a distribution in which mean equal to mode equal to median is called symmetrical distribution or normal distribution. जब हमारा मीन इक्वल टू मोड इक्वल टू मीडियन होगा उसको हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। देन आ गया हमारा इन मॉडरेटली स्क्यूड। मॉडरेटली स्क्यूड मीन्स सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। Moderately skewed distribution, distance between the mean, median, about the 1/3 of moderately skewed means less skewed. उसमें क्या होगा हमारा mean and median, the distance between mean and median is the 1/3 of the distance between mean and mode। के
जो हमारा मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें जो मीडियन मोड एंड मीन का डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस क्या होगा कि पहले हमारा मीन मोड देन मीडियन यहां पर होगा मीन मोड सॉरी मीन मीडियन मोड ऐसे होगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन द मीन एंड द मीडियन। इन दोनों में जो मीन एंड मीडियन में जो डिस्टेंस होगा वो 1/3 होगा मीन एंड मोड के डिस्टेंस का। ज्योमेट्रिकल मीन हमारा क्या होता है डिफाइंड एज nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n आइटम्स और द वैल्यूज। अगर प्रोडक्ट है ये वैल्यूज का स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है अगर पास 2 वैल्यूज हैं 2 इंटू 4 उसका होगा जो स्क्वायर रूट। अगर आपके पास 3 वैल्यूज हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 यहाँ पर हमारा 3 क्यूब रूट आ जाएगा। अगर आपके पास 4 वैल्यूज हैं 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये nth आइटम्स का nth रूट है, नॉट अ स्क्वायर रूट। nth आइटम्स का nth रूट है, जितनी आइटम्स होगी उनका उतना रूट होगा। अगर आपके पास 2 आइटम्स है तो उसका स्क्वायर रूट होगा। when number of values are 3 or more multiplying and extracting is difficult तो हम उसको logs में कन्वर्ट कर लेते हैं अगर हमारे पास क्यूब रूट से ज्यादा हमारे पास आइटम्स हैं। प्रॉपर्टीज क्या हैं प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ द सीरीज विल रिमेन अनचेंज when the values of the geometric means is substituted for each individual। अगर हम इसका जो मीन आ गया ज्योमेट्रिक मीन आ गया वो 4 आ गया, अगर हम 2 को रिप्लेस कर दें 4 से, 4 को 4 से एंड 8 को भी 4 से रिप्रेजेंट करते तो भी हमारा ज्योमेट्रिक मीन 4 जो हमारा सम है वो सेम ही रहेगा 64। दैट इज सेम एज द अरिथमेटिक मीन वी हैव डिस्कस्ड। यूजेस क्या है एवरेजिंग द रेट्स ऑफ द चेंज। एवरेज रेट्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बेस्ट एवरेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इट सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट को ये सेटिस्फाई करता है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट को कौन सेटिस्फाई करता है ज्योमेट्रिक मीन। द एवरेज इज मोस्ट सुटेबल व्हेन लार्ज वेट्स हैव टू बी गिवन टू द स्मॉल वेट्स। देन वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, तो हम उसमें वेट्स डिटरमाइन कर देते हैं, दैट्स ऑल। मेरिट्स क्या है बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम, रिजिडली डिफाइंड, यूजफुल इन फाइंडिंग द एवरेज रेट्स और रेशियोज। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट होता है। प्रोवाइड लेस वेट्स टू लार्ज, अगर हम लेस वेट्स असाइन करें लार्ज आइटम्स को एंड स्मॉल वेट्स असाइन करें हम स्मॉल आइटम्स को मोर वेट्स दें तो हमारा अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन। मीन्स हम 2 एंड 4 हमारे पास आइटम्स है, इसको हम वेट दे दें 5, इसको हम दे दें 3 वेट दे दें अगर हम, तो हमारा अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन इसमें होती है, कंबाइंड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, difficult to compute, not computed if there is a negative, both negative and positive values in the series, और 1 or more values are 0। ज्योमेट्रिक मीन को हम कब कैलकुलेट नहीं कर सकते जब हमारे पास बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज हो, और अगर हमारे पास 1 0 वैल्यू हो तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो मल्टीप्लाई है वो 0 हो जाएगी। हार्मोनिक मीन क्या होता है हमारा based on the reciprocal of numbers averaged। It is a reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the individual observation। पहले तो ये हमारा arithmetic mean होता है that is this, पहले तो ये इसका reciprocal है this है, फिर इसका भी reciprocal है। इसका कैसे reciprocal है हमारा n 1 by x का सम है ये, तो reciprocal का reciprocal है ये। इंडिविजुअल सीरीज का भी रेसिप्रोकल है और अरिथमेटिक मीन का भी रेसिप्रोकल है। देन नेक्स्ट है हमारा यूजेस क्या है इसके। इट इज यूज्ड टू कैप्चर द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड स्पीड। टाइम और स्पीड के जब फॉर्मूलाज आते हैं उसमें क्या होता है हमारा हार्मोनिक मीन यूज होता है, जिसमें हमारी मीन्स एक टर्म हमें किलोमीटर्स में दी हो, दूसरी टर्म्स हमें आवर्स में दी हो, इनकी जो यूनिट है वो डिफरेंट है, तो जब यूनिट डिफरेंट होगी तब हार्मोनिक मीन यूज होगा।
वेटेड हार्मोनिक मीन है, उसमें हम वेट्स दे देते हैं। बेस्ड ऑन मेरिट्स क्या है, वेट्स ऑन ईच एंड एवरी आइटम, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, सिंपल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक टाइम एंड रेट्स। लिमिटेशन क्या है, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू कंप्यूट। देन है हमारा नेगेटिव, नॉट कैलकुलेटेड इफ देयर इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज इन द सीरीज, ऑल्सो वन और मोर टर्म्स आर जीरो। रिलेशनशिप क्या है हमारा एवरेजेस में, इफ द ओरिजिनल आइटम्स डिफर्स इन साइज देन, पहले हमारा अरिथमेटिक मीन है, उससे छोटा हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, सबसे छोटा हमारा हार्मोनिक मीन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज कंसिडर इट। पहले सबसे बड़ा हमारा अरिथमेटिक मीन है, देन हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, देन हमारा हार्मोनिक मीन है। सबसे छोटा हार्मोनिक मीन, सबसे बड़ा हमारा अरिथमेटिक मीन है। देन नेक्स्ट हो गई, हाँ अगर हमारी पूरी सभी टर्म्स आइडेंटिकल्स हैं, 4 4 4 4, सभी टर्म्स हमारी 4 हैं, तो हमारा अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू हार्मोनिक मीन होगा। विच एवरेज टू यूज, अगर हमारा बैडली स्क्यूड है, मीन को स्किप करें। अगर आपका गैप मिडल में गैप्स हैं तो आप अवॉइड करें मीडियन, और अनइक्वल इन क्लास देन अवॉइड मोड। क्लास में अनइक्वल है तो मोड को अवॉइड करें। मीडियम इज बेस्ट एवरेज इन ओपन एंड सीरीज, फ्रीक्वेंसी फॉर्मिंग द जे कर्व और द रिवर्स जे कर्व। मोड इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशंस ऑफ प्रेफरेंसेस, जब हमने डिटरमाइन कर रही है तब मोड यूज किया जाता है। डिस्क्रीट सीरीज में यूजफुल होता है, यूज व्हेन आउटस्टैंडिंगली लार्ज फ्रीक्वेंसी हो किसी भी टर्म की, तब हमारा मोड यूज होता है। ज्योमेट्रिक मीन एवरेजिंग रेशो और परसेंटेज में यूज होता है, कंप्यूट दी एवरेज रेट्स। हार्मोनिक मीन्स जब हमारी यूनिट्स डिफरेंट हो, 1 किलोमीटर में हो, 1 आवर्स में हो, तो हमारा हार्मोनिक मीन यूज होता है। अरिथमेटिक मीन हमने कब यूज नहीं करना, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं यूज करना, ओपन एंड में नहीं यूज करना, अनेबली डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं यूज करना, एवरेज रेशियो में नहीं यूज करना, देन एक्सट्रीम वैल्यूज में भी नहीं यूज करना हमने। So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.